हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है साइंस का है, हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम जानेंगे कि हमारे आसपास कौन से पदार्थ होते हैं। आपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, जो दार्शनिक थे यहाँ के, पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। कैसे 5 तत्वों में उन्हें वर्गीकृत किया गया है? ये 5 तत्व कौन कौन से है? सबसे पहला वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। उस समय की यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्ययनों में पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो पदार्थ के और पहलू हम उनके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत या कणों से बने हैं। आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्रियाकलाप 1.1। 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कुछ कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर पर आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक, शर्करा का क्या हुआ? ये गायब हो गए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर यानी m³ है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है, जैसे कि 1 लीटर 1 dm3 या फिर लीटर 1000 ml या फिर मिलीलीटर एक जो हमारा 10³ सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें दिया गया यहाँ पर चित्र। जल, नमक मिलाएं, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, जल हिलाएं और नमक, जल और नमक। अब हम यहाँ पर इस चित्र से देख सकते हैं, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के साथ कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? अब हम जानेंगे पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। क्रियाकलाप 1.2। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टलों को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसी में 90 ml जल मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जल अब भी रंगीन है। हमें दिखाई दे रहा है जल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं।
पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम जानेंगे पदार्थ के कण के कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम पर मैग्नेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय या कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों पर समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.3 करते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे। क्या होता है कि दूर से भी इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षणों को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 ग्लास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली शाई डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दे। अपने प्रेक्षणों को नोट करें। शाई की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। शाई का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है। इससे ठोस और द्रव्य के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है। क्यों और कैसे। उपरोक्त 3 क्रियाकलाप दिए गए हमको यहाँ पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में भी बदलाव आता है और वो बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विषरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विषरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ पर बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 इस खेल को मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूहों बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा समूह एक का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थियों को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। क्रियाकलाप 1.7 एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रियाकलाप 1.8 एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है। जल की सतह न कटने का क्या कारण है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 1 निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित हो जाता है। पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं ठोस अवस्था। क्रियाकलाप 1.9, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर उनके आकार को रेखांकित कीजिए। क्या इन सभी का निश्चय आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। वहां बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही है, क्योंकि वहां बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इनका संपीड़न संभव होता है। अब हम देखते हैं द्रव अवस्था। क्रियाकलाप 1.10, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा ले। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या आसानी से बहता है? परीक्षण में हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार ले लेते हैं। द्रव में भाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा था कि ठोस और द्रव विसरण द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य में और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव्य में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उसे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11, 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। पहली सीरीज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सीरीज में लगाएं। सीरीज के पिस्टन गतिशील आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वेसलिन लगा दें। अब पिस्टन को सीरीज में डालकर संपीड़न करने की कोशिश करें। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमको सीरीज दी गई है। ये क्या है? इसका पिस्टन है, यहाँ पर गैस है और ये रबर कॉर्क है। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? आपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है।
ये हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें। कणों की तेजी, गति या अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र द्वारा बता सकते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? ठोस, यहाँ पर द्रव और ये क्या है? गैस। एबीसी पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब हमें यहाँ ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीन अवस्थाओं में रह सकता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि ठोस जैसे बर्फ, द्रव्य जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प में। ठोस क्या होता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। द्रव्य जैसे कि जल में परिवर्तित और गैस जल वाष्प में। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब हम जानेंगे तापमान में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। क्रियाकलाप 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और चित्र के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन को प्रेक्षणों को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए। जल की द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को प्रेक्षणों को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों से हम यहाँ पर परीक्षण कर सकते हैं बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया और जल से जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। वह क्या होता है? इसका गलनांक कहलाता है। जिसमें क्या होता है? ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसका गलनांक होता है। किस ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 के है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने का प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इसका ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना
किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इसी ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ में अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 के पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में जल बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान कितना होता है 373 के और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100। तो ये क्या होता है इज इक्वल टू 373 के। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया जाता है, जैसा कि 373 के या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प में के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। अतः आप यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस द्रव्य और द्रव्य से गैस बन जाते। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में वापस ठोस में बदल जाते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 1.13। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के दूसरे सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अब धीरे धीरे करके ध्यान दें कि उपरोक्त क्रियाकलाप में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस सीधे ठोस बनाने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब हम देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? जैसा कि हम यहाँ पर बता सकते, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले कण दूर दूर थे, फिर इनमें जितना हम पिस्टन या सिलेंडर को दबा रहे हैं उतना क्या हो रहा है, कण पास पास आते जा रहे हैं। दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण होता है। जैसे कि ठोस का क्या होता है, फिर यहाँ पर द्रव्य में, और फिर यहाँ पर वाष्पीकरण, और फिर गैस, और यहाँ पर निक्षेपण। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तीनों अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण होता रहता है। अब देखते हैं 1.5 वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मादेन या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है।
गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों से जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14 एक परख नली में 5 ml जल में और इसे खिड़की के पास पंखिया के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास पंखिया नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी हम नोट कर सकते हैं। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तापमान, प्रभाव, सतह का क्षेत्र, वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया क्षेत्र बढ़ने और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, जितना उसका क्षेत्र बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? उसका वाष्पीकरण अधिक होगा। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के क्षेत्र जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ओर ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। यह द्रव अवस्था में बदल जाती है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें दिया गया है। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और
फ्लोर से ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा के एक विशेष रंग भी चमक भी होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हमारा सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल ए वेमेन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशंस की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार हो जाता है। लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था को और अधिक जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन है? हमारे एस.एन. बोस और ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या सीखा। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव्य कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रव्य के मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव्य में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल या संकलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इसके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव्य को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है; तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब हमें यहाँ पर कुछ ये दिए गए हैं राशि और उनके मात्रक और उनके प्रतीक। तापमान क्या होता है? केल्विन और इसका प्रतीक होता है के। लंबाई मीटर और इसका प्रतीक एम होता है। समहति किलोग्राम यानी केजी। भार न्यूटन एन। आयतन घन मीटर एम क्यूब। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी किलोग्राम एम की पावर -3। दाब होता है पास्कल यानी पीए। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।